आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला में। आज की वीडियो में मैं आपके लिए जो हमारी घटना चक्र पॉलिटी की सीरीज चल रही है उसी सीरीज को आगे बढ़ा रहा हूं और आज का टॉपिक है हमारा संसद का दूसरा पार्ट यानी कि राज्यसभा। पिछली वीडियो में मैंने लोकसभा वाला पार्ट कंप्लीट करा दिया है और उसके जितने भी PYQ हैं उनको भी मैंने कंप्लीट करा दिया है। तो आज का टॉपिक है हमारा राज्यसभा। आज मैं पहले इस टॉपिक का रिवीजन नोट्स कराऊंगा। इसके बाद में इस टॉपिक से संबंधित जितनी भी PYQ हैं उन सभी को कराऊंगा। तो वीडियो को लगातार ध्यान से देखें और जो इस वीडियो में मैं कंटेंट दे रहा हूं वो घटना चक्र एक ऑथेंटिक बुक है और उस बुक में सबसे पहले रिवीजन नोट्स दिया होता है और रिवीजन नोट्स ही एक बेस्ट कंटेंट के रूप में माना जा सकता है। और इसके बाद जो PYQ हैं उनके नीचे एक एक्सप्लेनेशन दिया होता है यानी कि विश्लेषण दिया होता है। उस विश्लेषण को देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उस विश्लेषण से कम 3-4 क्वेश्चन ऑटोमेटिक अपने आप आपके सही हो जाते हैं। उसमें ऐसा कंटेंट दिया होता है एक क्वेश्चन के साथ आप 5 क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। तो इसलिए आप प्रश्न के साथ एक्सप्लेनेशन देखें और पहले इसका रिवीजन नोट्स देखें। तो स्टार्ट करता हूं आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। यदि आपने मेरे YouTube चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो पर लाइक कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। इसी प्रकार की घटना चक्र की मैं आपके लिए हिस्ट्री की भी सीरीज चला रखी है, उसको भी आप देख सकते हैं और पॉलिटी की तो आपके लिए मैं करा ही रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले इसमें नोट्स को देखेंगे। तो नोट्स में दिया है कि संसद के उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं। बड़ा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन होता है, स्टूडेंट इसको समझ नहीं पाते हैं कि उच्च सदन किसको कहते हैं और निम्न सदन किसको कहते हैं। तो राज्यसभा को हमेशा क्या कहा जाता है, उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को हम निम्न सदन कहते हैं। आगे देखते हैं, यानी कि संसद के उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं। इस सदन की अधिकतम संख्या यानी कि इस सदन की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है यहाँ से। 2 से 50 यानी कि 250 निर्धारित की गई है। आर्टिकल 80 के अनुसार यानी कि आर्टिकल 80 के अनुसार राज्यसभा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के 238 से अनधिक निर्वाचित अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट रूप से यानी कि 238 सदस्य राज्यों से और संघ राज्य क्षेत्रों से यानी कि इनडायरेक्ट निर्वाचन के द्वारा तथा राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। यानी कि आपको पता होगा, यानी कि राज्यसभा में 2 से 38 सदस्य राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से और 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं जो कि अपने क्षेत्र में विशेष योग्यता धारण किए हों, यानी कि कला साहित्य ऐसे सिस्टम में आपको पता होना चाहिए कि 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं, उनसे मिलकर सरकार बनती है, आपको पता होगा। अब आगे देखते हैं, वर्तमान में 12 मनोनीत और 233 निर्वाचित सदस्यों सहित राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या 245 है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि वर्तमान में राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हैं। वर्तमान में राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हैं, 245 हैं। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किए जाने वाले सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में और कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो, यानी कि भी अपने क्षेत्र के बहुत ही ज़्यादा अनुभवी हों, उनको राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। आगे देखते हैं, राज्यसभा में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि राज्यसभा में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। आगे देखते हैं कि राज्यसभा के लिए निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। आगे राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि क्वेश्चन पूछता है कि राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। यह एक स्थायी सदन है यानी कि इसका कभी भी विघटन नहीं होता है, जबकि लोकसभा हर 5 वर्ष के बाद इसका विघटन हो जाता है, लेकिन राज्यसभा का विघटन नहीं होता है और इसको एक स्थायी सदन के रूप में भी जाना जाता है। राज्यसभा के यथासंभव निकटतम यानी कि 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर निर्वाचित हो जाते हैं। यानी कि
यथासंभव राज्यसभा के यथासंभव निकटतम 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। ये तो स्थायी सदस्य है। दूसरा, इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इस प्रकार इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का होता है। राज्यसभा का सदस्य होने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि राज्यसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष की होनी चाहिए। राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। जो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। आगे देखते हैं, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है यहाँ से। यानी किसी भी वनडे एग्जाम में इस क्वेश्चन को बहुत अधिक पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है। यानी कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। आगे देखते हैं, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसे राज्यसभा के सभापति के रूप में कोई वेतन या भत्ता अलग से नहीं मिलता है। यानी कि ये बात कहना चाह रहा है कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसे राज्यसभा के सभापति के रूप में कोई वेतन या भत्ता नहीं मिलता है। उसको केवल राष्ट्रपति को जो वेतन भत्ता मिलता है वही मिलता है। आगे देखते हैं भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये देख लिया मैंने। अब आगे, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसे राज्यसभा के सभापति के रूप में कोई वेतन या भत्ता नहीं मिलता है। आगे अगली लाइन लिखी गई है कि इसमें इस अवधि में वह राष्ट्रपति को मिलने वाले वेतन एवं भत्ते प्राप्त करता है। यानी कि इस अवधि में क्या करता है? जो वेतन भत्ता राष्ट्रपति को मिलता है वही वेतन भत्ता इस उपराष्ट्रपति को मिलता है। अब राज्यसभा अपने सदस्यों में से एक उपसभापति चुनती है। यानी कि जो राज्यसभा होती है, जो अपने सदस्य होते हैं राज्यसभा के, उनमें से किसी एक को उपसभापति चुनती है। उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को देता है। यानी कि जो उपसभापति होता है वो अपना त्यागपत्र किसको देता है? सभापति को देता है। अब इसके बाद जब सभापति पद रिक्त हो, जब सभापति का पद रिक्त हो तो उपसभापति उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा। यानी कि इसमें कह रहा है कि जब किसी सभापति का पद रिक्त है, खाली है, तो उसका कार्य कौन करेगा? उपसभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करेगा। आगे देखते हैं, जब उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब वह सभापति के रूप में पीठासीन नहीं होंगे। आगे देखते हैं, यानी कि राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया जाता है। वर्ष 2003 में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम यानी कि 1951 में संशोधन के माध्यम से यह व्यवस्था की गई कि कोई भी व्यक्ति राज्यसभा के लिए कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, चाहे वह किसी भी राज्य के संसदीय क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता हो, किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी राज्य से चुनाव लड़ सकता है। अगला इसमें बात कही गई है, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है ये, कि अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति है। इसकी एक अपनी शक्ति है कि 312 अनुच्छेद यह कहता है कि अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति है। आगे, भारत के संघ राज्य क्षेत्रों में से मात्र 3 संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली, पुडुचेरी तथा जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि राज्यसभा में शामिल होते हैं। आई समझ में बात? केवल 3 राज्यों के, दिल्ली के, पुडुचेरी के और जम्मू कश्मीर के। आगे, भारतीय संविधान की 4वीं अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों के आवंटन का प्रावधान उल्लिखित है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। किस अनुसूची में? 4वीं अनुसूची में। इसके बाद संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत 249 के अकॉर्डिंग यदि राज्यसभा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से ऐसा संकल्प पारित करे कि राज्य सूची के विषय पर विधि बनाना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है, तो संसद उस विषय पर विधि बना सकती है। आगे देखते हैं, परंतु यह प्रस्ताव 1 वर्ष से अधिक समय तक अस्तित्व में नहीं रहता है। आगे देखते हैं, अनुच्छेद 250 के अनुसार आपातकाल की स्थिति में संसद को राज्य सूची में उल्लिखित किसी विषय के संबंध में
भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कानून बनाने की शक्ति होती है, परंतु आपातकाल की समाप्ति के पश्चात 6 माह की अवधि से अधिक यह प्रावधान प्रभावी नहीं रहता है। आगे देखते हैं, अनुच्छेद 252 के अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल एक प्रस्ताव पारित कर यदि संसद से अनुरोध करें कि राज्य सूची के विषय पर संसद द्वारा कानून बनाया जाए तो संसद उन राज्यों के संदर्भ में उन विषयों पर कानून बना सकती है। आगे देखते हैं, आर्टिकल 253 के अनुसार, अनुच्छेद 253 के अनुसार संसद को किसी अन्य देश या देशों के साथ संधि अथवा समझौते को लागू करने के उद्देश्य से किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। दोस्तों, इस टॉपिक का जितना भी रिवीजन नोट्स था वो मैंने आपके लिए कंप्लीट करा दिया है। यानी कि आप यदि राज्यसभा से संबंधित कोई कंटेंट थ्योरी पढ़ते हैं तो केवल इसी नोट्स को पढ़ लीजिए। इस नोट्स में वो सभी चीज़ें महत्वपूर्ण दी गई हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इधर उधर की बात इस नोट्स में नहीं की गई है। अब देखते हैं इसी टॉपिक से संबंधित जितने भी PYQ पूछे गए हैं उन सभी को देखेंगे और आप रिवीजन करिए, रिवीजन नोट्स पढ़िए, उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए, लगातार प्रैक्टिस कीजिए तो आपको ये सारा की सारा कंटेंट तैयार होता चला जाएगा। घटना चक्र एक बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत ही अच्छी बुक मानी जाती है GS के लिए। अब इस घटना चक्र की बुक जो आती हैं, सीरीज आती हैं, वहाँ से आप वनडे एग्ज़ाम के लिए तो तैयारी करते ही करते हैं। वनडे एग्ज़ाम के साथ साथ जितने भी स्टेट PCS वगैरह होते हैं, जैसे कि UP PCS हुआ, आपका बिहार PCS हुआ, आपका MP PCS हुआ, आपका राजस्थान PCS हुआ, वो सभी एग्ज़ाम यहाँ से कवर हो सकते हैं। और इसी सीरीज को अगर आप फॉलो करते रहते हैं GS के लिए और किसी चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं तो आपकी GS पर बहुत अच्छी पकड़ हो सकती है। क्यों हो सकती है, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि थ्योरी तो आपको मिल ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर भी मिल रहे हैं और उन क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मिल रहा है, उन प्रश्नों का विश्लेषण बहुत अच्छे तरीके से आपको इसमें दिया गया है और आप एक क्वेश्चन के साथ उसके साथ कम से कम 4-5 क्वेश्चन और तैयार कर रहे हैं। अगर ध्यान से पढ़ रहे हैं तो ये सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए हो सकती है। तो आगे देखते हैं इसी टॉपिक का PYQ कितने दिए गए हैं और कैसे कैसे PYQ पूछे गए हैं। अब इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या क्या है। इसको मैंने नोट्स के दौरान आपको बताया था। इसमें क्वेश्चन पहला कह रहा है कि राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या क्या है, तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा 250। मैंने आपको बताया है पहले। अब इसका विश्लेषण देखते हैं कि राज्यसभा की निश्चित अधिकतम सदस्य संख्या 250 है, जिसमें राज्यों या संघीय राज्य क्षेत्रों से, संघीय केंद्र शासित क्षेत्रों से 2 से 38 से अनधिक सदस्य और राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र से मनोनीत 12 सदस्य हो सकते हैं। वर्तमान में राज्यसभा में कुल 245 सदस्य हैं, जिसमें 225 सदस्य राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा एवं 8 संघीय क्षेत्रों जैसे कि दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर, इन 3 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से एकल संक्रमणीय मत पद्धति से निर्वाचित होते हैं। एकल संक्रमणीय मत पद्धति से निर्वाचित होते हैं। आगे, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अब देख लीजिए आप, यानी कि एक क्वेश्चन के साथ आपको कितने क्वेश्चन मिल सकते हैं यहाँ पे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा में सदस्य होते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि सी हो जाएगा। क्या 250 सदस्य होते हैं, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। यह बात बिल्कुल सही है, इसीलिए इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, यानी कि तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा, इसका विश्लेषण देखते हैं पहले। संविधान के अनुच्छेद 80(1) के उपखंड का एवं खा के अनुसार राज्यों के और संघराज्य क्षेत्रों में क्षेत्रों के 238 से अनधिक प्रतिनिधियों तथा राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाले 12 सदस्यों से मिलकर राज्यसभा बनेगी। अगला तीसरा क्वेश्चन कि राज्यसभा में
राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नांकित में से किस आधार पर दिया जाता है। तो रिवीजन नोट्स के दौरान ये बात बिल्कुल क्लियर की गई थी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा इसको उसके हिसाब से, यानी कि उनकी जनसंख्या के अनुपात में। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। अब इसका विश्लेषण देख लेते हैं, यानी कि राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया गया है। इस प्रकार किस राज्य से राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी इसका निर्धारण संविधान की चौथी अनुसूची में कर दिया गया है। देख लीजिए आप किस तरीके से क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया जाता है, आपके सारे के सारे डाउट यहीं पर खत्म हो जाते हैं। अगला चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता है। अच्छा, दूसरा कह रहा है कि निर्वाचन झगड़ों का निर्णय करना, जजमेंट करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में है। अच्छा, तीसरा कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा होती है। बहुत बढ़िया। अब अगर इन स्टेटमेंट, इन कथनों को देखा जाए तो इनमें से कोई सा भी कथन सही नहीं है। अब पहला कथन सही इसलिए नहीं है क्योंकि ये कह रहा है कि संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता है, क्योंकि ये तो बात गलत है। होता है 3 राज्यों का, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर का होता है। ये बात तो बिल्कुल गलत हो गई। अब तीसरा भी इसमें गलत है और दूसरा भी गलत है, इसलिए इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं। इसका विश्लेषण है, संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है। दिल्ली के लिए 3, पुडुचेरी के लिए 1 तथा जम्मू कश्मीर के लिए 4 राज्यसभा सीटें हैं। अगला देखते हैं, निर्वाचन संबंधी झगड़ों का निर्णय करना न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद के 3 अंग कौन कौन से होते हैं आपको पता होना चाहिए कि राज्यसभा होती है, लोकसभा होती है और राष्ट्रपति होते हैं। अगला 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5वां क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा। राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा। इसका विश्लेषण देखते हैं। इसका विश्लेषण है कि अनुच्छेद 84 के अनुसार राज्यसभा के सदस्य राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, यानी कि राज्यसभा के सदस्य राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुने जाते हैं। बहुत अच्छा। 6वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सही है? तो देखते हैं, पहला कथन कह रहा है कि यह भंग नहीं की जा सकती। अच्छा। दूसरा कह रहा है कि इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। बिल्कुल। तीसरा कह रहा है, यानी कि बिल्कुल का मतलब सही नहीं है ये। तीसरा कह रहा है, बाद में देखेंगे इस चीज़ को तो सही है कि गलत है, कि प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। बिल्कुल। और चौथा कह रहा है कि इसके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे। अब आप देख लीजिए कि आपने जो रिवीजन नोट्स पढ़ा है उसमें ये बात क्लियर की गई थी कि नहीं की गई थी। पहला कह रहा है कि यह भंग नहीं की जा सकती। बिल्कुल सही बात है, इसको भंग नहीं किया जा सकता। दूसरा कह रहा है कि इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तीसरा कह रहा है कि प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, हो जाता है। लेकिन चौथी बात इसमें बिल्कुल गलत कही गई है कि इसके सदस्य 30 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे। गलत। इसका आंसर 30 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे, 25 नहीं। इसके सदस्य 25 वर्ष से नहीं, 30 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे। इसलिए इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। 1 और 3 इसमें सही हैं और दोनों गलत हैं। इसका विश्लेषण है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। इसके सदस्यों की आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। अगला देखते हैं 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अब इसमें अभिकथन कह रहा है कि राज्यसभा का विघटन नहीं होता, और उसमें कारण कह रहा है कि उसके यथासंभव 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो इसके सही आंसर की बात करें तो इसमें विकल्प ए सही हो जाएगा, यानी कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है।
8वां क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो क्लियर सी बात है कि 6 वर्ष का होता है, आप देख चुके हैं ऊपर इस क्वेश्चन को। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन का विश्लेषण। आर्टिकल 83(1) के अनुसार राज्यसभा का विघटन नहीं होगा, अर्थात यह एक स्थायी सदन है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। इसके यथासंभव निकटतम 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात थी, ये मैंने क्लियर किया था नोट्स में ही। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला है कि इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त होते हैं। बिल्कुल सही बात है और यही इसका आंसर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। तो इसका सही आंसर आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल क्लियर सी बात है, बड़ा इजी क्वेश्चन है, 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। 11वां क्वेश्चन है कि राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इससे विकृत नहीं किया जा सकता, इसलिए इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। अगला 12वां क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है। तो इसमें निश्चित कार्यकाल कोई नहीं होता, इसका मतलब इसका है कि समाप्त होने का विषय ही नहीं है इसका कार्यकाल कभी समाप्त नहीं होता है, इसलिए इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। अब इसमें कह रहा है कि पहले विकल्प में कह रहा है कि 2 वर्ष के बाद 2 वर्ष में एक बार समाप्त हो जाता है। समाप्त तो होता ही नहीं है, केवल सदस्य चेंज होते हैं 2 वर्ष के बाद। तो इसलिए इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, समाप्त होने का विषय नहीं है। 13वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किससे प्राप्त है। तो बिल्कुल क्लियर सी बात है कि किसी को भी ये अधिकार प्राप्त नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। ना तो राष्ट्रपति को, ना ही उपराष्ट्रपति को और ना ही सर्वोच्च न्यायालय को। इसका आंसर विकल्प डी सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। 14वां क्वेश्चन देखते हैं कि राज्यसभा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। तो पहला कह रहा है कि राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है, विघटन तो होता ही नहीं है, इसलिए यही इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। इसका विश्लेषण कह रहा है कि राज्यसभा स्थायी सदन है। बिल्कुल क्लियर सी बात है, इसका विघटन नहीं होता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, ये बात बिल्कुल सही है। इसके 1/3 सदस्यों का निर्वाचन प्रत्येक 2 वर्ष पर होता है। साथ ही उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण। तथा महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा कैसे भंग होती है। तो बिल्कुल क्लियर सी बात है कि विकल्प डी हो जाएगा, इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं। किसी भी आधार पर हम राज्यसभा को भंग नहीं कर सकते हैं। अगला 16वां क्वेश्चन है कि राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जाती है। तो इसका सही आंसर क्लियर सी बात है, सेम क्वेश्चन है, विकल्प डी हो जाएगा। इनमें से किसी को यह अधिकार नहीं है, ना तो राष्ट्रपति को, ना ही प्रधानमंत्री को, ना ही मंत्रिपरिषद को कि इसको भंग कर दे। 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं। हम नोट्स में इस चीज़ को क्लियर कट देख चुके हैं कि 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इसका विश्लेषण है कि अनुच्छेद 80(1) का एवं अनुच्छेद 83(3) के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं, जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो। अगला 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। तो इसका विकल्प ये कह रहा है कि राज्यसभा में 10 सदस्य, गलत बात है। राज्यसभा में 2 सदस्य, ये बात भी बिल्कुल गलत है। और तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि आपका राज्यसभा में 15 सदस्य, और चौथा कह रहा है डी, राज्यसभा में 12 सदस्य। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, राज्यसभा में 12 सदस्य। 19वां क्वेश्चन देखते हैं। 19वां क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु अर्हताओं के संदर्भ में निम्नलिखित अभिकथनों पर विचार कीजिए तथा उनके नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि उम्र कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए। अच्छा, दूसरा कह रहा है कि जहां से अभ्यर्थी को निर्वाचित किया जाना है उस राज्य की मतदाता सूची में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। और तीसरा कह रहा है कि राज्य के अंतर्गत लाभ का पद धारित नहीं होना चाहिए। देखो, इसमें नोट्स में क्लियर पहले कर दिया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। 1 और 3 ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरी बात इसमें बिल्कुल गलत है। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। दोस्तों, इन क्वेश्चनों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊं मैं आपको, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि सबसे पहले बात तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें जो विश्लेषण दिया होता है ना, वो बहुत ही गजब का होता है। वहाँ से आप शायद क्वेश्चनों का विश्लेषण अन्य किसी बुक से नहीं देख सकते हैं इतनी अच्छे तरीके से जितना अच्छा घटना चक्र में दिया जाता है। अब इसमें बी क्वेश्चन इसका कह रहा है कि विश्लेषण दिए गए अभिकथनों में से अभिकथन 2 गलत है। राज्यसभा के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 यथा संशोधित के अनुसार व्यक्ति का नाम किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। 6 अप्रैल 2003 से पहले ये आवश्यक था कि प्रत्याशी का नाम जिस राज्य की मतदाता सूची में हो वहीं से उस राज्य का चुनाव लड़ सकता है, वहीं से उस राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है। परंतु 2003 के संशोधन अधिनियम द्वारा इसमें परिवर्तन कर दिया गया, अर्थात अब उसी राज्य की मतदाता सूची में नाम होना आवश्यक नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, 30 वर्ष, कम से कम 30 वर्ष का होना चाहिए। इसका विश्लेषण है कि भारत की संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनती है। बिल्कुल सही बात है, आप इस चीज़ को जानते होंगे। इसमें निचले सदन को लोकसभा और उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं। राज्यसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। कितनी होनी चाहिए? मिनिमम एज 30 ईयर्स होनी चाहिए। अगला 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है 21वां कि प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई, तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, नरगिस दत्त। ये कौन? नरगिस दत्त। ये एक एक्टर या एक हीरोइन थी, एक्टर, ठीक है, एक्ट्रेस थी। कौन थी? एक्ट्रेस, हीरोइन, अभिनेत्री थी। इसका विश्लेषण है भारत की प्रथम अभिनेत्री जिन्हें राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया नरगिस दत्त थी। उनका कार्यकाल 3 अप्रैल 1980 से 3 मई 1980 से 3 मई 1981 तक रहा। जयललिता जयराम AIDMK की राज्यसभा सदस्य थीं, जो 3 अप्रैल 1984 से 28 जनवरी 1989 तक अपने पद पर रहीं। वैजयंती माला बाली 27 अगस्त 1993 से 26 अगस्त 1999 राज्यसभा के लिए नामांकित सदस्यों में थी। देविका रानी चौधरी वर्ष 1969 में प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली अभिनेत्री थी। देख लो कितने क्वेश्चन क्लियर हुए इस विश्लेषण में आपके। अगला 22वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 22वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में सही नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, यानी कि राज्य सूची में सम्मिलित विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि केवल राज्यसभा बना सकती है। इसका विश्लेषण संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत यदि राज्यसभा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से ऐसा संकल्प पारित करे कि राज्य सूची के किसी विषय पर विधि बनाना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है, तो संसद उस विषय पर विधि बना सकती है। साथ ही ऐसी विधि संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए बनाई जा सकती है। राज्य सूची में सम्मिलित विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि राज्यसभा द्वारा प्रस्ताव पारित होने के उपरांत संसद बनाती है, न कि केवल राज्यसभा। इसलिए कथन डी सही नहीं है। अब ये कह रहा है कि कौन सा विकल्प सही नहीं है। इसका आंसर सही नहीं कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला 23वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 23वां क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि राष्ट्रीय हित में भारत की संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधिक शक्ति प्राप्त कर लेती है। यानी कि राष्ट्र हित में भारत की संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधिक शक्ति प्राप्त कर लेती है यदि इसके लिए एक संकल्प कौन सा होना चाहिए? राज्यसभा द्वारा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित कर लिया जाए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसका विश्लेषण हम रिवीजन नोट्स में भी कर चुके हैं और पिछले वाले क्वेश्चनों के विश्लेषण में भी कर चुके हैं। 24वां क्वेश्चन देखते हैं। 24वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, अनुच्छेद 249। अगला 25वां क्वेश्चन देखते हैं। 25वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब 25वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसमें कि राज्यसभा में धन विधेयक को या तो
अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति निहित नहीं है। ये बात तो बिल्कुल सही है कि राज्यसभा को ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वो धन विधेयक को अस्वीकार कर दे। दूसरी बात है कि दूसरा कथन दिया है इसमें, राज्यसभा अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती। और तीसरा कथन कह रहा है कि राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं हो सकती है। तो इसका सही आंसर अगर देखा जाए तो विकल्प बी सही है, 1 और 2 इसमें सही है, तीसरा गलत कथन इसमें गलत है। अब इसका विश्लेषण देखते हैं। इसका विश्लेषण है कि अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। लोकसभा द्वारा धन विधेयक पारित किए जाने के पश्चात राज्यसभा में उसकी सिफारिशों हेतु प्रेषित किया जाता है, जिसे राज्यसभा 14 दिनों के भीतर अपनी सिफारिशों सहित लोकसभा को लौटा देती है। परंतु लोकसभा राज्यसभा की किसी सिफारिश को मानने या ना मानने हेतु स्वतंत्र है। यदि राज्यसभा 14 दिनों के भीतर धन विधेयक लोकसभा को वापस नहीं करती तो उसे उसी रूप में दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है। ठीक है, अतः राज्यसभा को धन विधेयक को में संशोधन या अस्वीकार करने की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई है इसमें। संविधान के अनुच्छेद 113(2) के अनुसार अनुदान मांगे लोकसभा में रखी जाएंगी तथा उस पर मतदान का अधिकार होता है। अनुच्छेद 112 के अनुसार वार्षिक वित्तीय विवरण राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत भारत सरकार की प्राप्तियों एवं व्यय का विवरण होता है, जिस पर दोनों सदनों में साधारण चर्चा होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 26वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 26वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसमें, किसी धन विधेयक के लोकसभा द्वारा पारित किए जाने और राज्यसभा को पारित किए जाने के बाद राज्यसभा की सिफारिशें लोकसभा द्वारा सिफारिशों की प्राप्ति के 14 दिन के अंदर अनिवार्यतः स्वीकार की जानी होती हैं और तत्पश्चात उन्हें विधेयक में अंगीकृत किया जाना होता है। इसमें कारण आर कह रहा है धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता, तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। ए गलत है किंतु इसमें आर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन 27 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन 27 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं है। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं, तो इसका सही बात है विकल्प डी धन विधेयक नहीं होता है। अगला 28वां क्वेश्चन देखते हैं। 2021 यूपीपीसीएस प्री में पूछा गया क्वेश्चन है ये। अगला 28वां क्वेश्चन है, देख लो क्वेश्चन तो देखो कंटेंट वही है लेकिन क्वेश्चन को पूछने का लैंग्वेज अलग है, लेकिन चीज़ वही है ना सेम। इसलिए आपको क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना है कि किस तरीके से उसने पूछा है। अगला 28वां क्वेश्चन देखते हैं कि राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो तत्पश्चात क्या होगा। तो इसका सही आंसर अगर देखा जाए तो विकल्प ए हो जाएगा, यानी कि लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इस विधेयक पर आगे कार्यवाही कर सकती है। इसका विश्लेषण है कि संविधान के अनुच्छेद 109(2) के अनुसार लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को या तो स्वीकार करेगी या उनमें से सभी या किन्हीं को अस्वीकार करेगी, क्योंकि धन विधेयक के बारे में लोकसभा को विशेष प्राधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 29वां क्या कह रहा है। 29वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियां लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अनन्य रूप से प्राप्त हैं। तो पहला कथन है इसमें, पहली बात है कि धन विधेयक या वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, ये तो केवल लोकसभा में इसको प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा कह रहा है कि धन विधेयक के निरस्तीकरण अथवा संशोधन के संबंध में, अच्छा ये बात भी बिल्कुल सही है। और आपका तीसरा कथन है कि मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व के संबंध में, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के संबंध में लोकसभा नहीं है, ये राज्यसभा की शक्ति है। ठीक है, इसका अगर सही आंसर देखें तो विकल्प बी हो जाएगा। 1, 2, 3 बात इसमें सही है लेकिन चौथी बात इसमें गलत है लोकसभा के संदर्भ में। अब इसका विश्लेषण देखते हैं कि धन विधेयक के प्रस्तुतिकरण एवं इसके निरस्तीकरण एवं संशोधन के संबंध में अनुच्छेद 109 तथा मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व के संबंध में अनुच्छेद 75(3) लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अनन्य रूप से शक्तियां प्राप्त हैं। अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन अनुच्छेद 312 के संबंध में राज्यसभा को अनन्य शक्ति प्राप्त है। अगला 30वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है।
30वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित विशेषाधिकारों में से कौन से भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त यानी कि प्रदान किए जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, IAS प्री 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, यानी कि संसद को राज्य सूची के विषय, राज्य सूची में नियम बनाने और एक अथवा एकाधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने हेतु सशक्त बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित करना। तो इसका विकल्प बी सही बात है। तो इसका विश्लेषण देख लेते हैं। अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा यदि अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए प्रस्ताव पारित कर दे तो संसद उस पर कानून बना सकती है। इसी प्रकार यदि राज्यसभा अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना, जिनमें न्यायिक सेवा भी शामिल है, के लिए यदि उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से 2/3 सदस्यों के समर्थन से संकल्प पारित कर दे तो संसद ऐसी सेवा या सेवाओं की स्थापना कर सकेगी। इसलिए इसका सही आंसर विकल्प बी है। अगला क्वेश्चन 31वां क्या कह रहा है। क्वेश्चन 31वां कह रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, अनुच्छेद 249। तो इस अनुच्छेद को हम विश्लेषण में पहले ही देख चुके थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 32वां क्वेश्चन, ये कि निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है। तो इसका सही आंसर देखें तो विकल्प सी हो जाएगा, एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना। तो इसका विश्लेषण देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना राज्यसभा का अनन्य अधिकार है। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं, जिनके अंतर्गत अखिल भारतीय न्यायिक सेवा भी है, के लिए यदि उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से 2/3 सदस्यों के समर्थन से संकल्प पारित कर दे तो संसद ऐसी सेवा या सेवाओं की स्थापना कर सकेगी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 33वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है। सेम क्वेश्चन है, इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, यानी कि नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के उनको एकांतिक शक्ति प्राप्त है राज्यसभा को। अगला 34वां क्वेश्चन देखते हैं। 34वां क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में हैं। तो सेम क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में है। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाता है। क्यों हो जाता है, यानी कि संविधान में संशोधन करने के विषय में इतनी ही शक्ति लोकसभा रखती है, उतनी ही राज्यसभा भी रखती है। इसलिए इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। इसका विश्लेषण है कि दिए गए विकल्पों में राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियाँ संविधान में संशोधन करने के विषय में हैं। संविधान संशोधन हेतु विधेयक चाहे किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाए, परंतु उसे दोनों सदनों से पृथक पारित होना अनिवार्य है। नई अखिल भारतीय सेवाएं गठित करने के विषय में अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा को आत्यंतिक शक्ति प्राप्त है। सरकार को हटाने के विषय में लोकसभा को ही शक्तियाँ प्राप्त हैं, क्योंकि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन। कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के विषय में भी लोकसभा को अधिक शक्तियां प्राप्त हैं। देख लीजिए कि विश्लेषण कितना बेस्ट है इसका। अगर आप विश्लेषण को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे तो आपका पूरा की पूरा टॉपिक बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाए, क्रिस्टल क्लियर जैसे कहते हैं, क्रिस्टल बिल्कुल साफ। 35वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 35वां क्वेश्चन कह रहा है कि यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होता है। यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होता है। तो विकल्प डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कुछ नहीं होता। यानी कि पहला कथन कह रहा है कि प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र दे देता है, बिल्कुल नहीं देता है राज्यसभा का, उससे कुछ मतलब नहीं। संसद भंग हो जाती है, बिल्कुल नहीं होती है राज्यसभा से, कुछ उस पर नहीं प्रभाव पड़ता है। तीसरा कह रहा है कि राष्ट्रपति शासन लागू होता है, ये बात भी इसमें गलत है। इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो सरकार के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि अनुच्छेद 75(3) के अनुसार सरकार लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। 36वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है।
36वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही सही वर्णित करता है। तो इसका सही आंसर देखा जाए तो विकल्प डी सही है। इसमें से राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। इसमें से राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। चौथी अनुसूची यह बात कहती है कि राज्यसभा में स्थानों का यानी कि सदस्यों का आवंटन किया जाएगा। तो इसका विश्लेषण देखते हैं। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों के लिए अलग अलग स्थानों का आवंटन है। संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विवरण 7वीं अनुसूची में है। भाषाएं 8वीं अनुसूची में हैं। जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी प्रावधान 5वीं और 6वीं अनुसूची में है। देख लीजिए, एक क्वेश्चन के साथ कितने क्वेश्चन क्लियर हो गए, आई समझ में बात। अगला 37वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 37वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित राज्य युग्मों में से किसी राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। अब इसका देखेंगे पहले विश्लेषण, उसके बाद इस क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्नकाल में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। वर्तमान में आंध्र प्रदेश के विभाजन के उपरांत आंध्र प्रदेश में राज्यसभा की 11 सीटें और तेलंगाना में 7 सीटें हैं, जबकि तमिलनाडु में 18 सीटें हैं। इसी प्रकार महाराष्ट्र में 19, गुजरात में 11 एवं राजस्थान में 10 राज्यसभा सीटें हैं। वर्तमान में राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त वाले राज्य या संघ राज्य क्षेत्रों के समूह हैं आंध्र प्रदेश, गुजरात एवं मध्य प्रदेश, इनमें 11-11 सीटें हैं। ओडिशा एवं राजस्थान इसमें 10-10 सीटें हैं। बिहार एवं पश्चिम बंगाल में 16-16 सीटें हैं और छत्तीसगढ़ एवं हरियाणा में 5-5 सीटें हैं। पंजाब, असम एवं तेलंगाना में 7 सीटें हैं, यानी कि 7-7 सीटें इनमें। और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एवं एनसीटी दिल्ली 3 सीटें हैं। और अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा एवं पुडुचेरी में 1-1 सीट है। देख लीजिए आप विश्लेषण को किस तरीके से एक्सप्लेन किया है। प्रत्येक राज्य में राज्यसभा की सीटें इसमें क्लियर कर दी गई हैं, आई समझ में। इसलिए विश्लेषण देखना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए इसमें सही मैच कोई सा नहीं खा रहा है इन राज्यों में, इसका सही आंसर नहीं पता लग सकता। अगला क्वेश्चन देखते हैं 38वां क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा में उत्तर प्रदेश को आवंटित स्थान निम्न में से किन राज्यों को आवंटित स्थानों का योग है। अब ये क्वेश्चन देखिए, विकल्पों के हिसाब से तो इसका सही आंसर नहीं पता चल सकता है, लेकिन पहले इसका विश्लेषण देख लेते हैं। इसमें कह रहा है विश्लेषण, नीचे दिए गए राज्यों में राज्यसभा की सीटें इस प्रकार हैं, यानी कि जो आंध्र प्रदेश है उसमें 11, पूर्व में 18 थी, वर्तमान में 11 हैं, पहले 18 थी। मध्य प्रदेश में वर्तमान में क्या है, 11 हैं और पहले 16 थी। तमिलनाडु में 18 हैं, बिहार में 16 हैं, गुजरात में 11 हैं, महाराष्ट्र में 19 हैं। उत्तर प्रदेश में मेरे हिसाब से इसमें सीटें बढ़ा दी गई हैं। आगे देख लीजिए आप, यानी ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में 31, पूर्व में 34, पश्चिम बंगाल में 16 और कर्नाटक में 12। अब देखिए इस प्रश्न का उत्तर 34 सीट से उत्तराखंड बन जाने के कारण उत्तर प्रदेश में राज्यसभा में सीटों की संख्या अब 31 है। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बन जाने से सीटों की संख्या यहाँ घटकर 16 रह गई है, 16 से 11 रह गई है। बिहार 22 सीट से झारखंड बन जाने के कारण यहाँ सीटों की संख्या 16 रह गई है घट के। तेलंगाना बन जाने के बाद आंध्र प्रदेश में 11 सीट तथा तेलंगाना में 7 सीटें हैं। चूँकि प्रश्न वर्ष 2000 का है, इसलिए उस समय उत्तर प्रदेश में उस राज्य की राज्यसभा की 34 सीटें थी उस समय, जो तत्कालीन आंध्र प्रदेश 18 तथा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के गठन के पूर्व की स्थिति के अनुसार 16 सीटों के योग के बराबर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें विश्लेषण बहुत अच्छे तरीके से दिया होता है। 39वां क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे कुछ राज्यों तथा राज्यसभा में उन्हें आवंटित सदस्य संख्या की सूची दी गई है, उनमें से कौन सुमेलित नहीं है। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश 16। ये बिल्कुल सही नहीं है। इसका विश्लेषण हम पिछले वाले क्वेश्चन में देख चुके हैं। 40वां क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब देखिए आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, इनमें कोई सा भी मैच नहीं खा रहा है। अब देखो आप विश्लेषण को जाकर के इनका मैच कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 41वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 41वां क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब देखिए इसमें जैसे कि राजस्थान है ए। अब मैं एक ही बात करता हूँ तो राजस्थान में 10 सीटें हैं राज्यसभा में। अगर मैं गुजरात की बात करूँ तो गुजरात में 7 सीटें हैं और आपका कर्नाटक में
प्रेजेंट में 11 सीटें हैं और पंजाब में कितनी है 12 सीटें। अब इसी क्वेश्चन को 2021 यूपी पीसीएस प्री में पूछा गया है। अब देख लीजिए, ये कहते हैं ना कि क्वेश्चन बड़ा पीसीएस में कठिन आता है। क्वेश्चन कठिन नहीं आते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा आता है कि आपको थोड़ी गहराई से जानकारी होनी चाहिए उस टॉपिक की। अब इसमें जिस भी बंदे को केवल 2 राज्यों की भी पता होगा ना, 2 राज्यों का, तो वो इस क्वेश्चन का आंसर बड़े आसानी से लगा के आ सकता था और आया होगा। केवल मैचिंग वाले क्वेश्चनों में आपको 1 या 2 अच्छे तरीके से पता हो और 2 को आप एक एलिमिनेशन मेथड के द्वारा सही कर सकते हैं। और यही एक स्ट्रेटजी होती है एग्जाम के अंदर, यानी कि जो मैचिंग या फिर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको केवल 2 ही अगर सही पता है तो आप और जो 2 विकल्प हैं उनको आप एलिमिनेशन के द्वारा सही कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि आगे क्या दिया गया है इसका विश्लेषण देख लीजिए। राज्यसभा में 10 सीटें हैं, राजस्थान में 10 सीटें हैं राज्यसभा की, और गुजरात में 11 सीटें हैं, कर्नाटक में 12 सीटें हैं और पंजाब में 7 सीटें हैं। 42वां क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। अब सेम क्वेश्चन साथ देखो, इसमें गुजरात दिया है। अब गुजरात अब कब का क्वेश्चन है, 2017 का क्वेश्चन है। इसमें अगर बात की जाए तो इसमें सी सही है, यानी कि जो गुजरात है ना, गुजरात में 12 सीटें हैं, लेकिन इसमें गुजरात में कितनी सीट थी, इसमें 11 थी, यानी कि इसमें सीटों की संख्या बढ़ोतरी हो गई है अब प्रेजेंट में। पहले 2017 में इस प्रकार इसमें सीट आवंटित थी। अब इसका विश्लेषण देख लीजिए, इसका आंसर तो विकल्प सी हो जाएगा, लेकिन इसका विश्लेषण देखो, गुजरात में 11 सीट थी उस समय, कर्नाटक में 12 थी, केरल में 9 थी और आपका ओडिशा में कितनी, अब प्रेजेंट की बात है ये, गुजरात में 11, कर्नाटक में 12, केरल में 9 और ओडिशा में 10। अगला 43वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 43वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अब इसका अगर सही बात आंसर की ज्ञात करें तो विकल्प ए हो जाएगा। आंध्र प्रदेश, इसमें 18 सीट आवंटित हैं। आंध्र प्रदेश में 18 सीट आवंटित नहीं है, ये बात गलत है, इसमें नहीं पूछ रहा है, नहीं पर ध्यान देना है आपको। तो और जैसे उड़ीसा में 10 सीटें हैं, आपका तमिलनाडु में 18 सीटें हैं और महाराष्ट्र में 19 सीटें हैं। अब इसका विश्लेषण देख लीजिए। अविभाजित आंध्र प्रदेश में राज्यसभा की सीटों की संख्या 18 थी, लेकिन आंध्र प्रदेश के विभाजन के पश्चात राज्यसभा में उसके लिए निर्धारित सीटों की संख्या 11 रह गई है तथा शेष 7 सीटें तेलंगाना को प्राप्त हुई हैं। शेष विकल्प सही सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 44 में क्या कह रहा है। 44वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या सबसे कम है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। इसका विश्लेषण है कि दिए गए राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों से राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या इस प्रकार है। तो छत्तीसगढ़ में 5 और हिमाचल प्रदेश में 3, झारखंड में 6 एवं जम्मू कश्मीर में 4। अगला 45वां क्वेश्चन देखते हैं। 45वां क्वेश्चन कह रहा है कि संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों में। इसका विश्लेषण है, संसद के दोनों सदनों में संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम सदस्य संख्या 250 है। संघ राज्य क्षेत्रों जैसे दिल्ली में 3, पुडुचेरी में 1 और जम्मू कश्मीर में 4 को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त है। और आगे शेष संघीय क्षेत्रों को इसमें प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। और आपका लोकसभा में अधिकतम 20 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से का प्रतिनिधित्व प्राप्त करते हैं। ठीक है। अगला 46वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। यानी कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है कि राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति उस समय के सदस्य नहीं होते। दूसरा कथन कह रहा है कि जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों को मतदान का कोई अधिकार नहीं होता है। बहुत ही गहरा क्वेश्चन। उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है। IAS प्री 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। अब इसको पहले पढ़ेंगे, क्या विश्लेषण देखते हैं इसका। वैसे इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, यानी कि इसमें केवल दूसरी बात सही है, पहली बात इसमें गलत है। अब क्लियर दिख रहा है यार, राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति उस सदन के सदस्य के नहीं होते। तो इसमें देखी जाए तो पहला कथन तो बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि इसका प्रतिनिधित्व करता है राज्यसभा में उपराष्ट्रपति करता है। अब इसका विश्लेषण देखते हैं। इसका विश्लेषण कह रहा है कि अनुच्छेद 89(1) के अनुसार राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। बिल्कुल सही बात है, जो कि सदन का सदस्य नहीं होता। परंतु अनुच्छेद 89(2) के अनुसार राज्यसभा का उपसभापति सदस्यों में से चुना जाता है। ये बात बिल्कुल सही है, इसलिए कथन 1 गलत है। अनुच्छेद 54 का के अनुसार, आर्टिकल 54 का के अनुसार राष्ट्रपति निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य निर्वाचक गण में शामिल होते हैं, न कि मनोनीत सदस्य। जबकि अनुच्छेद 66(1) के अनुसार
उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं, इसलिए कथन 2 सही है। पहला कथन गलत है और दूसरा कथन सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 47वां क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूरा की पूरा टॉपिक इन्हीं क्वेश्चन से और आपके रिवीजन नोट से क्लियर हो जाएगा। 47वां क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा का अध्यक्ष, तो इसमें विकल्प सी सही है, उपसभापति पदेन अध्यक्ष होता है। यानी कि जो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है वह उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। बहुत ही फेमस और इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और कई परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। इसका विश्लेषण, संविधान के अनुच्छेद 89(1) में यह उल्लेखित है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, अतः विकल्प सी सही है। अनुच्छेद 66(1) के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्यों को मिलाकर बनने वाले निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। अगला 48वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 48वां यानी कि 48 क्वेश्चन कह रहा है कि किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता, तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, राज्यसभा का अध्यक्ष। यानी कि किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता, राज्यसभा का। इसका विश्लेषण देखते हैं। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है और वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, परंतु उसका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा होता है। संविधान के अनुच्छेद 89(1) एवं अनुच्छेद 64 के अनुसार वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 49वां क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है, इसलिए इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। ठीक है, अगला 50वां क्वेश्चन देखते हैं। 50वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक सदन का अध्यक्ष एक गैर सदस्य होता है, तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, राज्यसभा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 51वां, निम्न में कौन राज्यसभा का अध्यक्ष होता है? इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, भारत के उपराष्ट्रपति। अगला 52वां क्वेश्चन देखते हैं कि राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, सेम क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। अगला 53वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 53वां क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा के वर्तमान सभापति हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए। अब कौन है? अब वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति है वही राज्यसभा के पदेन क्या है? सभापति हैं। कौन है? अब देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 एवं अनुच्छेद 89 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तदनुसार राज्यसभा के वर्तमान सभापति वेंकैया नायडू, कौन? वेंकैया नायडू हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरे हिसाब से प्रेजेंट में यही है क्या? प्लीज़ कंफर्म कर लेना, और यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 54वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को एक बार आप कंफर्म करना है कि वर्तमान में वेंकैया नायडू, मुझे लग नहीं रहा है कि यही हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शायद जगदीप धनखड़ हो सकते हैं। हाँ, जगदीप धनखड़ है वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति। कौन है हमारे देश के वर्तमान में उपराष्ट्रपति? जगदीप धनखड़ हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। और राष्ट्रपति कौन है? वो तो वही है, मुर्मू जी हैं, द्रौपदी मुर्मू। और वेंकैया और उपराष्ट्रपति कौन है? ये आपके जगदीप धनखड़ हैं। अगला क्वेश्चन, और यही राज्यसभा के चेयरमैन भी है, सभापति भी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 54वां, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ था? इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, 1952 में। इसका विश्लेषण देखते हैं। भारतीय संसद के 2 सदनों राज्यसभा एवं लोकसभा तथा राष्ट्रपति से मिलकर बनी होती है। बिल्कुल सही बात है ये। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसके सदस्यों की संख्या 250 से अधिक नहीं हो सकती। इसका विघटन नहीं होता, बल्कि इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। सर्वप्रथम इसका गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई। अगला 55वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 55वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो। तो इसका विश्लेषण देखते हैं। यानी कि वह मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो, राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। दोस्तों, इस टॉपिक से संबंधित जितनी भी पीवाई की और रिवीजन नोट्स था वो मैंने आपके लिए कंप्लीट करा दिया है। अब अगली आने वाली वीडियो में मैं आपके लिए इसका तीसरा पार्ट यानी कि संसद थर्ड लेके आऊँगा, कार्य संचालन एवं विधायी प्रक्रिया। अब अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप मेरे YouTube चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक भी कर सकते हैं वीडियो पर, और कमेंट भी कर सकते हैं। इसी प्रकार की घटना चक्र की सीरीज को मैं आपके लिए लाता रहूँगा।
बार बार मैं इस चीज़ को क्यों कह रहा हूँ कि घटना चक्र पढ़ना जरूरी है? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि घटना चक्र एक ऐसी बुक है, ऐसी सीरीज है, अगर आप यहाँ से जीएस पढ़ लेते हैं तो आपको जीएस में कोई परेशानी नहीं होगी। एग्जाम के अंदर बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करके आएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों एक बेहतरीन क्वालिटी और कंटेंट के साथ एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।